जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एविल डाइटी फिलहाल रिलीज हो चुका था और जायोयान और लिंगडोंग के कारण फिलहाल ये यहाँ से निकल तो जाता है, पर ये चेतावनी देके जाता है कि 5 साल बाद मैं वापस आऊँगा। अब आगे इस दौरान कुछ एक दिन बीत जाते हैं और फिलहाल यहाँ पर ग्रेट 1000 अलायंस की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर बहुत सारे हेवनली सॉवरेंस वगैरह इकट्ठा हो चुके थे। फिलहाल ये लोग टेंशन में थे, जैसे कि किंटियान कहते हैं क्या हम इन 5 सालों में आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज देकर हेवेंस लिस्ट पर आप में से अगर कोई एक भी अगर अपना पूरा नाम लिख दे तो कुछ कर सकते हैं क्या। फिल्म एम्परर बोलते हैं देखो बात रिसोर्सेज की नहीं है और हेवेंस डिक्लेरेशन रिसोर्सेज के ऊपर नहीं है, और फिल्म एम्परर का ये मानना था कि इन्हें अपना पूरा नाम लिखने के लिए कम से कम 20 से 30 साल के बीच में लगेगा। मार्शल एंसेस्टर का भी सेम कहना था, पर फिलहाल इनके पास 5 साल थे। अब अनडाइंग लॉर्ड पूछते हैं क्या कोई और ऑप्शन नहीं है। डिस्कशन चल ही रहा था, तभी मूचेन यहाँ पर बीच में बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आप दोनों के अलावा कोई और तीसरा हो जो कि अपना नाम हेवेंस डिक्लेरेशन में लिख सके, आधा भी अगर लिख लिया तो कैसा रहेगा। अब ये सुनकर के फिल्म एम्परर और मार्शल एंसेस्टर मूचेन की तरफ देखते हैं और इसके आइडिया से ये काफ़ी इंप्रेस हुए थे, पर वो तीसरा बंदा होगा कौन जो इतने कम समय में इस लेवल पर पहुंच पाएगा। सभी की नजरें यहाँ पर किंटियान, ग्रीन स्वॉर्ड और अनडाइंग लॉर्ड पे जाती हैं और ड्रैगन एम्परर पर, क्योंकि ये 4 ऐसे थे जो कि डिवाइन सॉवरिन के भी लेट फेज में थे, पर किंटियान वगैरह खुद को जानते थे। हालांकि ये बस एक स्टेप दूर है, पर ये स्टेप भी काफ़ी दूर था। फिल्म एम्परर और मार्शल एंसेस्टर इन्हें देखते हैं, पर ये इनकी बात से सहमत थे। इस दौरान इनकी नज़र मूचेन पर जाती है। इन्हें ऐसा मानो लगता है कि मूचेन कुछ कहना चाहता हो, और फिल्म एम्परर अपने स्माइल के साथ कहते हैं मूचेन दिमाग में जो है वो बोल दो। अब सभी की नज़रें मूचेन पर जाती हैं और मूचेन यहाँ पर फाइनली बोलता है कि मैं भी अपना नाम हेवेंस डिक्लेरेशन में लिखना चाहता हूँ। लोग यहाँ पर हैरान थे, खास करके महाटियान। ये तुरंत ही बोलता है कि तुम गॉड ग्रेड में हो और इतना आसान नहीं है, ज़्यादा मत उछलो। पर फिलहाल फिल्म एम्परर इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि महाटियान की, और ये मूचेन से कहते हैं कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। मूचेन यहाँ पर एकदम शांत था और ये बताता है कि फिलहाल मैं डिवाइन ग्रेड में नहीं हूँ, पर अब मुझे की इंटू ट्रिनिटी का 3rd लेवल का अंदाजा हो चुका है, ट्राई गॉड लेवल का, और उसके दम पर मैं डिवाइन ग्रेड में बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर महाटियान कहता है लेकिन हेवेंस डिक्लेरेशन के सामने वो की इंटू ट्रिनिटी वो कुछ काम नहीं करेगा। मूचेन अब महाटियान से बताता है कि की इंटू ट्रिनिटी हालांकि मेरी बॉडी 3 भाग में बटी है, पर हम तीनों कनेक्टेड हैं, मेरे से कनेक्टेड हैं, और हम तीनों अलग अलग प्रीमोर्डियल बॉडी को कल्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिलहाल प्रीमोर्डियल अनडाइन बॉडी को कल्टिवेट कर लिया है, और मेरे दोनों साथी भी सेम वैसा कर सकते हैं, और उसके बाद मैं हेवेंस डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख सकता हूँ। फिल्म एम्परर और मार्शल एंसेस्टर इससे कहते हैं कि क्या तुम सही बोल रहे हो। मूचेन स्माइल करता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब ये दोनों तो इसकी बात मान जाते हैं, पर टॉप 5 की बॉडीज इसे देगा कौन। बाकी लोग तो सहमत थे, पर महाटियान सहमत नहीं था। मूचेन यहाँ पर 2 प्रिमिटिव सेलेस्टियल बॉडी की मांग करता है। अब इसकी बात सुनकर फिल्म एम्परर और मार्शल एंसेस्टर जो बाकी 4 एंसेंट क्लैन थे उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि जो चारों प्रिमिटिव सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये इन चारों एंसेंट क्लैन के पास ही थी। किन यानजिंग यहाँ पर पहले ही बोल देती है कि हमारे जो बुदूर क्लैन का एंडलेस लाइट बॉडी है वो मैं मूचेन को दे दूंगी। अब क्योंकि ये बुदूर क्लैन के चीफ एल्डर थे, हालांकि इन्हें बाकी लोगों की सहमति की आवश्यकता थी क्लैन की, पर फिलहाल टाइम ऐसा था इसलिए सीधा वचन दे देती हैं। अब मूचेन को यहाँ पर एक और सेलेस्टियल बॉडी चाहिए था। फिलहाल फ्लेम एम्परर, नीदर एंसेस्टर और बाकियों की तरफ देखते हैं, जैसे कि क्लैन एल्डर हेटियान और दूसरे क्लैन एल्डर वांग कियू, पर ये फिलहाल हिचक रहे थे। इस दौरान लुओनी ये नीदर एंसेस्टर की तरफ देखती है कि मैं भी स्पिरिट क्लैन की होली मेडन हूँ, एक तरह से मैं वहाँ की लीडर हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे क्लैन का जो स्पिरिचुअल बॉडी है यानी कि प्रीमोर्डियल स्पिरिचुअल बॉडी वो मूचेन को दे दिया जाए। नीदर एंसेस्टर थोड़ा हिचकते हैं, पर लुओनी इनको समझाती है कि जब कोई जिंदा ही नहीं रहेगा तो आप उस सेलेस्टियल बॉडी को रख के क्या ही कर लोगे, और वैसे भी हमारे क्लैन में उसे कोई कल्टिवेट कर नहीं पाया है। नीदर एंसेस्टर फाइनली स्माइल करते हैं और ये भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। मूचेन इनको भी थैंक्स बोलता है। इस दौरान बाकी जो 2 क्लैन के लीडर्स थे वो भी मूचेन से कहते हैं अगर ऐसा लगे तो हम भी तुम्हें अपनी प्रिमिटिव सेलेस्टियल बॉडीज दे सकते हैं। मूचेन स्माइल करता है, पर फिलहाल इन्हें कुछ बोलता नहीं। मूचेन यहाँ पर सभी को आश्वस्त करता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मुझे मालूम है कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या हो सकता है। महाटियान यहाँ पर थोड़ा जेलस तो फील करता है, पर यह जानता था कि मूचेन इस दुनिया का आखिरी उम्मीद है। इस दौरान अनडाइंग लॉर्ड भी बोलते हैं कि हालांकि 5 साल में तुम्हें कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि तुम डिवाइन ग्रेड के सॉवरिन बन पाओ, और ये मूचेन को इशारा करते हैं ये जो जगह है यानी ये जो वाइल्डरनेस हिल है यहीं पर इमॉर्टल एम्परर ने आखिरी फाइट किया था,
तो उनका जो बॉडी है अभी भी है, तो उसमें अच्छा खासा इमॉर्टल एनर्जी है। उसके थ्रू तुम्हारा कल्टीवेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि जो इमॉर्टल एम्परर ने पूरे जिंदगी भर में अपना पावर इकट्ठा किया था वो उनकी बॉडी में आज भी मौजूद था। और इस प्रकार के पावर को वही बंदा रिसीव कर सकता है जिसने प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट किया हो। फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर देखते हैं कि मूचेन को जो चाहिए अब वो मिल चुका था, और ये दोनों भी कहते हैं कि अब बाकी तुम्हारे ऊपर है मूचेन। मूचेन स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। इस दौरान मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर जो बाकी एविल क्लैन के लोग थे उन्हें फिनिश करने के लिए फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं, और बाकी लोग भी अपने अपने क्लैन को तैयार करने लगे थे। जाने से पहले ये मूचेन को कहते हैं कि 5 साल तक तुम्हें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बस तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन पे ध्यान देना है। फ्लेम एम्परर यहाँ पर बाकियों को भी कह के जाते हैं कि 2 महीने बाद सभी लोग अपने क्लैन को तैयार रखना, हम एक साथ एविल क्लैन पर अटैक करेंगे। समय बीतता है, नॉर्मल लोगों को भी पता चल चुका था कि एविल डाइटी 5 सालों बाद वापस आएगा, और अगर उसे कोई नहीं हरा पाया तो शायद ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिलहाल काफी पैनिक और डर का माहौल था, पर लोगों में कुछ उम्मीदें थी मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर के कारण। तो फिलहाल बाकी लोग अपने दुश्मनी को छोड़कर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इस दौरान 2 महीने निकल चुके थे। फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के साथ बाकी क्लैंस वाले भी एविल क्लैन पर धावा बोल देते हैं, और इसके पहले अनडाइंग लॉर्ड मूचेन को उस जगह पे ले जाते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद मूचेन के सामने एक ऑल्टर था। ऑल्टर के ऊपर में एक स्टोन प्लेटफॉर्म था जहां पे एक वाइट रोब्ड फिगर को साफ देखा जा सकता था, और ये थे इमॉर्टल एम्परर यानी इनकी बॉडी। इसमें से मूचेन एक भयंकर लेवल का ऑरा फील करता है जो कि मानो फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के बराबर होगा। मूचेन पहले इन्हें ग्रीट करता है। ये हैरान इस बात पर था कि 10,000 साल से शायद ज्यादा हो चुके हैं और इनकी इमॉर्टल बॉडी अभी भी एकदम पहले के जैसी बिना किसी जख्म के थी। मूचेन यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर से पहले माफी मांगता है, फिर इसके बाद ये अपने पाम से इनकी बॉडी की तरफ आगे हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही ये इनकी बॉडी को टच करता है एक अलग ही लेवल का पावर इसकी बॉडी में एंटर करने लगता है, मानो इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। और क्योंकि मूचेन के पास प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी था तो फिलहाल ये इसे मैनेज कर लेता है, पर अभी भी ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा था ये इतनी पावरफुल थी कि मूचेन का जो फ्लैश था जो कि खुद में एक डिवाइन ग्रेड की इसकी फिजिकल बॉडी थी, इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। हालांकि ये प्रोसेस चलते रहता है और इसकी बॉडी रिकवर करने लगती है। अनडाइंग लॉर्ड दूर में खड़े होकर इस माहौल को देख रहे थे, और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें मालूम था कि मूचेन काफी सफर कर रहा था, क्योंकि जब ये उस ऑरा को एब्जॉर्ब करने बैठता है तो मूचेन की बॉडी ट्रेम्बल सी कर रही थी, लेकिन समय के साथ मूचेन की बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और एविल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। 6 महीने इस दौरान बीत चुके थे। हालांकि फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर इन्हें ढूंढ रहे थे, पर फिलहाल ये लोग कहीं पे छिपके बैठ गए थे। ये लोग इसलिए छिपे हुए थे, मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर अंदाजा लगा चुके थे कि फिलहाल ये एविल डाइटी को मौका दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं, और ज्यादातर ये लोग लोअर प्लेन्स में छिपे थे। ज़ाओ यान और लिंगडोंग को मालूम था कि समय बीत रहा है और एविल डाइटी पक्का कि स्ट्रांग हो रहा होगा, क्योंकि वो छिपके बैठा है, और ये भी सोचते हैं कि मूचेन कैसा कर रहा होगा। इधर मूचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इमॉर्टल एम्परर के बगल में बैठा था और इनकी ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। मूचेन की बॉडी से लगातार ब्लड बाहर निकलते हैं, पर यह हार नहीं मानता है। अनडाइंग लॉर्ड बीच बीच में आकर इसे चेक कर रहे थे, और फिलहाल इनके हिसाब से मूचेन गॉड ग्रेड के लेट फेज में पहुंच चुका था, और इनके हिसाब से ये स्पीड काफी स्लो है। पर शायद इन्हें समझ में आता है कि मे भी मूचेन ने यहाँ पर जानबूझ करके अपनी ऑरा को सप्रेस किया होगा। अनडाइंग लॉर्ड को भी समझ में आता है कि क्यों ज़ाओ यान और लिंगडोंग इसे इतना एडमायर करते हैं। ये बंदा सच में काबिल तो है। हालांकि मूचेन अभी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में काफी ऊपर जा रहा था, पर अभी तक इसने ट्राइगॉड लेवल को यूज नहीं किया था, इसलिए अनडाइंग लॉर्ड थोड़े चिंतित थे, क्योंकि बिना उनके पावर के मूचेन हेवंस डिक्लेरेशन लिस्ट में एंटर नहीं कर सकता था। समय बीतते जाता है, 1 और 6 महीने और निकल चुके थे, यानी कि 1.5 साल, यानी टोटल 2 साल निकल जाते हैं, और वहीं लोअर प्लेन्स में लगातार बैटल चलते रहते हैं। ज़ाओ यान और लिंगडोंग फिलहाल लोअर प्लेन्स को एविल क्लैन से आजाद करा रहे थे। इस दौरान ग्रीन स्वॉर्ड सेंट को डेमन ब्लेड क्लैन के लीडर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, और डेमन ब्लेड क्लैन का ये लीडर कहता भी है कि बस वेट करो, जैसे ही हमारे एल्डर यानी कि एविल डाइटी बाहर आएंगे उसी दिन तुम्हारा वर्ल्ड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, पर इस दौरान फ्लेम एम्परर अपने फ्लेम से जो भी इसके बचे कुचे अवशेष थे उसे भी गायब कर देते हैं, और इन 1.5-2 सालों में इन्होंने 6 मेजर क्लैंस को एलिमिनेट कर दिया था, पर अभी तक एविल डाइटी का कोई पता नहीं था। इधर सीन शिफ्ट होता है और सेंट एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल इसके पास कई सारे टैबलेट्स थे और इनमें से कुछ एक्सप्लोड कर रहे थे।
ये समझ रहा था कि ये सब काम फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर का है। ये दोनों काफी रूथलेस हैं। फिलहाल ये डार्क वर्ल्ड के एकदम डीपेस्ट पार्ट में देखता है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहता है कि फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर, टेंशन मत लो, कुछ ही समय तुम दोनों भी मारे जाओगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूचेन को दिखाया जाता है। अनडाइंग लॉर्ड इसे देख रहे थे और फिलहाल जो मूचेन की बॉडी से फ्लक्चुएशन था, ये इनको अंदाजा हो जाता है कि मूचेन फिलहाल डिवाइन ग्रेड का सॉवरिन अब बन चुका था। मूचेन भी यहाँ पर फाइनली अपनी आंखें खोलता है, जो कि 2 सालों से शायद बंद थे। इससे अब मालूम था ये शायद ये सही समय है ट्राई गॉड लेवल को कल्टीवेट करने का। मूचेन यहाँ पर ये भी काफी एक्साइटेड था, पर फिलहाल ये खुद को शांत करता है। अब ये अपने हैंड साइन मूव करता है और बोलता है कि इनटू ट्रिनिटी, और यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट मूचेन ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। अब ये तीनों एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, यानी कि त्रिभुज का आकार, और इसके बीच में इमॉर्टल एम्परर थे। तीनों फिलहाल इमॉर्टल एम्परर को टच करते हैं और एक साथ पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। मूचेन यहाँ पर ज्यादा ऑरा एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि इन दोनों को ध्यान दे रहा था। 6 महीने तक ये दोनों भी इस ऑरा को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। मूचेन भी यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन में लगा हुआ था। अब ये तीनों मूचेन एक साथ आंखें खोलते हैं। मूचेन हैरान था क्योंकि इसके 2 ये जो क्लोन थे, मानो इनका पावर मूचेन से भी ज्यादा हो चुका हो और मूचेन इन पर से अपना कंट्रोल ये खो रहा हो, यानी जो कनेक्शन था वो कट रहा था। पर फिलहाल मूचेन इतना चिंता नहीं करता है। मूचेन फिलहाल अपने प्रिमोर्डियल बॉडी को समन करता है, फिर से ये अपने प्रिमोर्डियल बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। अब ये पहले से काफी आसान था। इस दौरान इन दोनों क्लोन्स में भी एक लाइट चमकती है और मूचेन फील करता है इसका इनके साथ कनेक्शन और भी कमजोर हो चुका है। अनडाइंग लॉर्ड को समझ भी नहीं आता है कि ये लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि इसके जो क्लोन्स हैं शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। मे भी ये कंट्रोल शायद लूज कर रहा है। मूचेन यहाँ पर सोच रहा था कि शायद अगर मैं डिस्ट्रॉय हूं तो मेरे क्लोन्स मर सकते हैं, और ये की इंटू ट्रिनिटी का एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इसके 2nd लेवल तक। पर अभी तक ये की इंटू ट्रिनिटी के 3rd लेवल यानी ट्राई गॉड लेवल में नहीं था। मूचेन के दिमाग में एक बात आती है कि शायद मुझे ट्राई गॉड लेवल में पहुंचने के लिए अपने मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से मैं अपने रेप्लिकाज में खुद को देखूंगा। मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, कुछ ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। और मूचेन इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि अब से हम तीनों एक ही हैं, यानी कि अगर हमें कोई डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो हम तीनों को मारना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर एक भी मूचेन यानी रियल वाला मूचेन मर गया तो बाकी दोनों भी मर जाएंगे। इतना बोलने के बाद मूचेन इन दोनों की तरफ देख रहा था। ब्लैक मूचेन भी हंसता है और मूचेन को ग्रीट करता है। व्हाइट मूचेन भी सेम काम करता है। तीनों एक साथ बोलते हैं ट्राई गॉड लेवल। मूचेन फिलहाल अब फील करता है कि दोनों मूचेन से इसका कनेक्शन अब पूरी तरह से कट चुका था। एक तरह से मूचेन से ये दोनों कंट्रोल के बाहर जा चुके थे। पर तभी मूचेन कुछ अलग फील करता है और ये अपने कल्टीवेशन में चला जाता है। बाकी भी दोनों मूचेन आधा दिन बीतने के बाद मूचेन की तरफ देखते हैं। मूचेन फाइनली यहाँ से बाहर निकलता है। अनडाइंग लॉर्ड इसे देखते हैं, इन तीनों को देखते हैं, पर ये पता नहीं कर पा रहे थे कि तीनों में से एक्चुअल मूचेन कौन है। ये समझ चुके थे कि मूचेन ने ट्राइगॉड लेवल को कल्टीवेट कर लिया है। फिलहाल मूचेन का पावर लेवल डिवाइन ग्रेड के हेवनली सॉवरिन के इनिशियल फेज में था और शायद इनके हिसाब से मूचेन इनको सरपास कर चुका है, जबकि ये डिवाइन ग्रेड के लेट फेज में थे। अनडाइंग लॉर्ड फिलहाल के सामने 2 लाइट ऑरा को प्रकट करते हैं। मूचेन इन्हें देखकर हैरान था क्योंकि इनमें से एक एंडलेस लाइट बॉडी थी जिसका कि डिफेंस इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। वही दूसरी वाली स्पिरिचुअल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो थी, उसे हम कहते हैं ग्रेट स्पिरिट सैक्रेड बॉडी, जो कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी आपको प्रोवाइड करते रहेगी। अनडाइंग लॉर्ड इसे कहते हैं अब ये दोनों भी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। बूदूर क्लैन और स्पिरिट क्लैन ने फिलहाल मूचेन को ये दे दिया था। मूचेन फिलहाल ब्लैक और व्हाइट मूचेन की तरफ देखता है, इशारा कर देता है कि अब तुम्हें को ये कल्टीवेट करना है। इस दौरान समय बीतता है और 3.5 साल निकल चुके थे। ग्रेट 1000 अलायंस और जो 32 मेन क्लैंस थे और बाकी जो छोटे मोटे क्लैंस, इनके बीच में फाइट चलते रहता है। एविल क्लैंस की संख्या पहले से 25% या शायद उससे भी ज्यादा कम हो चुकी थी, पर इससे न तो ज़ायोयान खुश था न तो मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग, क्योंकि इनका मेन मकसद एविल डाइटी था जो अभी तक इन्हें मिला नहीं था। ज़ायोयान और लिंगडोंग इस दौरान अपने सेंसेस से लोअर प्लेन्स को सेंस करते रहते हैं, पर इन्हें फिलहाल कुछ गड़बड़ दिखता नहीं है और इनके हिसाब से एविल क्लैन फिलहाल काफी दूर निकल चुका है। पर जैसे ही ये अपने सेंसेस को वापस लौटाने वाले थे, एक पावरफुल फ्लक्चुएशन ये फील करते हैं और ये फ्लक्चुएशन था एविल डाइटी का। ये तुरंत ही ये दोनों स्पेस को चीरते हुए यानी डायमेंशन सीधा ट्रैवल करते हैं और उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक ब्लैक होल से फिलहाल ये ट्रैवल कर रहे थे और सामने में इन्हें सेंट डेमन एम्परर दिखाई देता है। एविल डाइटी किंग को यहाँ पर दिखाया जाता है। इससे भी फील हो जाता है कि इसके जो दुश्मन है इसे ढूंढ चुके हैं और ये कहता है कि तुम दोनों सच में काफी इरिटेटिंग हो। हालांकि इस दौरान इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहता है लेकिन तुम दोनों काफी लेट हो चुके हो।
इस दौरान एविल डाइटी के जो चेस्ट पर एक आंख था और इसके पाम्स पर जो आंखें थे और जो सर पर 3 आंखें थी, ये एक साथ खुल जाती हैं। अब इसके 8 आईज डेविल्स आई ओपन होते हैं और एक अलग ही लेवल का यह डेमोनिक पावर रिलीज करता है। एक डेमोनिक व्हील बनाता है और जिस एरिया से लिंग डोंग और जायोयान आ रहे थे उन्हें यह ब्लॉक कर देता है। मतलब इनके आने के रास्ते को, क्योंकि ये लोग स्पेस से ट्रैवल कर रहे थे, ये सीधा उन्हें ही बंद कर देता है। लिंग डोंग और जायोयान फिर से ट्राई करते हैं कि इसे सेंस कर पाए, पर अब फिलहाल यह पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये इसे सेंस नहीं कर पा रहे थे, पर एविल डाइटी का जो डेमोनिक व्हील था ये इनकी तरफ अभी भी बढ़ रहा था। फ्लेम एम्परर अपने फ्लेम से एक ड्रैगन बनाते हैं और इसकी तरफ भेज देते हैं। फिर भी इनके फ्लेम से भी ये डेमोनिक व्हील डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बदले में मार्शल एंसेस्टर भी यहाँ पर अपना एक पंच मारते हैं और फाइनली ये जो स्पेस कोलैप्स कर रहा था इस डेमोनिक व्हील के कारण, इसे ये दोनों मिलकर बचा लेते हैं। इस दौरान यहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है और ये एविल डाइटी की हंसने की आवाज थी कि नॉट बैड, तुम दोनों फिर से काफी इंप्रूव कर गए हो, बस वेट करो मेरे 9th आइज को खुलने का, फिर मैं आता हूँ। अब ये सब चीजें सुनकर लोगों को ये डर लगने लगा था कि क्या होगा। शायद 1 या 1.5 साल अब बचे थे। इस दौरान किन टियान और बाकी लोग भी प्रकट होते हैं, जैसे कि ड्रैगन एम्परर, ग्रीन स्वॉर्ड, और ये लोग बातें करते हैं कि क्या आपको एविल डाइटी का लोकेशन मिला। मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर बताते हैं हमने उसे ढूंढ तो लिया था, पर उसने तुरंत ही अपने लोकेशन को चेंज कर दिया और पूरा एरिया ही सील कर दिया। किंटियान ने भी वो बात सुनी थी। एविल डाइटी बोल रहा था कि उसने अभी फिलहाल अपनी 8 आंखें खोल ली हैं, आखिरी आंख उसका बस बचा था। फ्लेम एम्परर फिलहाल समझाते हैं कि 3 साल से ज्यादा हो गया और हम लगातार वॉर कर रहे हैं। फिलहाल हमारे आर्मी को भी अब रेस्ट करना पड़ेगा, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एविल डाइटी के आने पर ही हम फिलहाल उससे फाइट कर पाएंगे। फ्लेम एम्परर देखते हैं कि बाकी जो डिवाइन सॉवरेन्स हैं वो चिंतित थे। ये इनको समझाते हैं कि टेंशन की बात नहीं है, अनडाइंग लॉर्ड ने हमें बताया था कि मूचेन फिलहाल ट्राइगॉड लेवल को कल्टीवेट कर चुका है और फिलहाल वो एंडलेस लाइट बॉडी और सैक्रेड स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट कर रहा है। अगर ऐसा वो कर पाया तो मे बी वो 3rd बंदा बन सकता है जो कि हेवेंस डिक्लेरेशन में एंटर कर पाएगा। सभी लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि मूचेन ऐसा कर पाए। इस दौरान समय बीतता है और 14 साल निकल चुका था। समय और निकलते जाता है। हालांकि लोगों को फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर समझाते रहते थे, पर अंदर से सभी के तो डर बना ही हुआ था। हालांकि फिलहाल इस सिचुएशन के कारण बहुत सारे लोग जो कि अर्थली सॉवरेन में थे वो भी फिलहाल मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि इन्हें काफी सपोर्ट मिलता है, तो ये लोग भी हेवनली सॉवरेन लेवल पर एंटर कर चुके थे। 6 महीने और निकल चुके थे और यहाँ पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को दिखाया जाता है। यहाँ पर फिलहाल 5 लोग खड़े थे। इनमें से 4 लोली अर्थली सॉवरेन थे और बाकी अकेला जो बंदा था वो कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन पर था। फिलहाल इन्हें कोई टास्क मिला था, यानी एरियाज को इन्हें चेक करना था। अब इनमें से एक लोली अर्थली सॉवरेन बोलता है कि टीम लीडर हम यहाँ पर 2 महीने से हैं, पर फिलहाल हमें कुछ पता नहीं चला। अब इनकी जो लीडर रहता या रहती है वो बोलती है कि 2 महीने से कुछ नहीं मिला, फिर भी हमें हमारा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लीडर को मालूम था कि एविल क्लैन कहीं से और कभी भी अटैक कर सकता है। इस दौरान एक लोली अर्थली सॉवरेन पूछता है कि टीम लीडर क्या आपको लगता है कि हम एविल क्लैन को हरा पाएंगे, क्योंकि वो एविल डाइटी मैंने जितना सुना है वो काफी स्ट्रांग है। अब टीम लीडर भी कहता है कि हाँ, मैंने भी तो सुना है कि जब वो एविल डाइटी पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, यानी कल्टीवेशन करके, तो शायद फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर भी उसे संभाल ना पाए। अब जब बाकी चारों इनकी बात सुनते हैं तो ये भी और डर जाते हैं। लेकिन इस दौरान इनका टीम लीडर फिर से हंसता है कि एक उम्मीद है हमारे पास। मुझे एक और न्यूज मिला है कि एक और मार्शल आर्टिस्ट है जो कि फिलहाल डिवाइन ग्रेड का हेवनली सॉवरेन बन चुका है और शायद मे बी वो भी उन दोनों लोगों के साथ मिलकर फाइट करे। अब ये बाकी चारों पूछते हैं क्या वो लॉर्ड किंटियान है या ग्रीन स्वॉर्ड सेंट या कोई सॉवरेन डिवाइन बीस्ट। अब टीम लीडर की ये बात सुनकर ये सभी पूछते कि कौन है। अब इनका टीम लीडर बताता है कि वो बंदा मू स्टेट का है, जितना मैंने सुना है। अब ये चारों एक साथ कहते हैं मू स्टेट का मतलब क्या आप मू चैन की बात कर रहे हो। इन चारों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कई सालों से इन्होंने मू चैन के बारे में कुछ सुना नहीं था। आखिरी बार मू चैन का नाम महा एंसेंट क्लैन के टाइम सुनने को मिला था और उस समय मू चैन गॉड ग्रेट का हेवनली सॉवरेन था। अब इनकी लीडर जो रहती है वो बताती है या बताता है क्योंकि फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर उसे काफी एडमायर करते हैं, तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात तो होगी। और जब ये बात कर रहे थे तो अचानक से यहाँ पर कई सारे फ्लक्चुएशन ये फील करते हैं और मानो उल्का पिंड के समान अटैक इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टीम लीडर तुरंत ही चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से, एविल क्लैन वाले आ चुके हैं। और जैसे ये चारों पांचों भागते हैं, यहाँ पर एक आवाज आता है कि कहाँ जा रहे हो, और एक डेमोनिक क्लॉ अटैक इनकी तरफ पड़ता है। खास करके उन चारों को तो ये एक ही बार में पकड़ लेता है और पलक झपकते इन चारों को ये बस हाथों से ही मसल देता है। अब इनका टीम लीडर जब ये देखता है तो ये खुद हैरान था। इससे मालूम था कि अब क्या होने वाला है, और सामने जो भी है ये एक डेमन एम्परर है।
ये फिर भी भागता है, पर ये डेमोनिक शैडो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब क्योंकि ये डेमन एम्परर था तो इसका पावर हेवनली सॉवरेन के आसपास ही होता है। टीम लीडर चिल्लाता है और इस दौरान इसकी आंखों में भी एक दृढ़ निश्चय था और ये मन में कहता है काश स्वर्ग हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बचा सके। और ये सीधा हेड ऑन फाइट करने के लिए डेमन एम्परर की तरफ बढ़ जाता है। पर जैसे डेमन एम्परर इस पर अटैक करने वाला था, यहाँ पर ये कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। ये हैरान तब होता है कि ये जो ऑरा दिखाई दे रही थी यानी कि रिलीज हो रही थी, ये उस टीम लीडर से ही हो रही थी और टीम लीडर यहाँ पे अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। डेमोनिक शैडो हालांकि पीछे हटता है पर ये भी फिलहाल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और ये जो फ्लक्चुएशन हुआ था एक्सप्लोजन का, इसे फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर भी सेंस कर लेते हैं। इन्हें मालूम था कि एविल प्लान वाले किस डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं और स्पेस में एक अलग ही प्रकार का साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। और उस तरफ ज़ाओ यान और लिंगडोंग देखते हैं कि क्या सच में इस बार एविल क्लैन फाइनली अटैक करने आ चुका है। अब इस दौरान जितने भी डिफेंसिव बॉर्डर थे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के, हर एक जगह एविल क्लैन वाले अटैक लॉन्च कर देते हैं। जैसे कि एंडलेस फ्लेम टावर, मार्शल एंसेस्टर का जो जगह था वहां पर भी ये लोग अटैक कर देते हैं। किन यानजिंग ने पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कई सारे एरेज बनाए थे कि इसके अंदर अगर ये लोग रहेंगे तो जो डेमन एम्परर हैं फिलहाल वो लोग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर केंटिया, फ्लेम एम्परर, मार्शल एंसेस्टर और जो बाकी पावरफुल लोग थे यहाँ पर मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। किन यानजिंग, महाटियान, ड्रैगन एम्परर, ग्रीन स्वॉर्ड ये लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और फिलहाल ये लोग भी काफी टेंशन में थे। ज़ायोयान बोलते हैं कि देखो वॉर तो शुरू हो चुका है, अब सरवाइव करेंगे या खत्म होंगे, अब इसी बैटल से ये सब डिसाइड होने वाला है। अब फ्लेम एम्परर यहाँ पर अपने डिवाइन आवाज में बोलते हैं जिसे शायद पूरी दुनिया सुन सकती थी कि सभी लॉर्ड्स तैयार हो जाओ बैटल फ्रंट के लिए, बैटल शुरू हो चुका है। सभी मास्टर्स भी हाँ में सर हिलाते हैं। मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर ये लोग बोलते हैं कि हम फिलहाल बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा क्योंकि इनका मेन बैटल एविल डाइटी से होने वाला था। और फ्लेम एम्परर कुछ ऐसा फील करते हैं कि जो एविल डाइटी है शायद इन पर नजर बना के है और हमें भी अब उसे पिन पॉइंट करना ही पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक हॉल के सामने में कई लेडीज को दिखाया जाता है और ये सभी मानो अप्सराएं हूँ, खास करके 4। इनमें से 2 एंडलेस फ्लेम टेरिटरी की क्वींस थी यानी कि काइलिन और जुनेर, और बाकी 2 मार्शल बॉर्डर की लिंग किंगजू और यिंग हुआन वन। यिंग हुआन वन को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके की बाल एकदम नीले रंग के थे और आंखें एकदम कोल्ड। अब हुआन वन यहाँ पर कुछ बातें बोल रही थी। किंगजू भी कहती वो सब तो ठीक है पर इसे थोड़ा सा टीज करती है कि इस बार तुम खुद को सेक्रीफाइस मत कर देना, नहीं तो लिंगडोंग तुम्हें इस बार कहाँ ढूंढेगा और कहाँ से वापस लाएगा। हुआन वन ये सुनकर के ब्लश करने लगती है क्योंकि जब ये दोनों बातें कर रही थी तो इनकी तरफ देखकर काइलिन और जुनेर ये स्माइल कर रही थी। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मॉम करना क्या है, और ये थी ज़ायो क्योंकि इनका ये मानना था कि ये लोग छिपके तो नहीं बैठ सकते, बैटल में इन्हें भी कंट्रीब्यूट करना ही था। पीछे से एक और आवाज आती है और ये थी लिंगजिंग, ये भी ज़ायो की बात से सहमत थी। चारों क्वींस जानती थी कि इनकी बेटियां तो मानेंगे नहीं, तो फिलहाल ये इनकी बात मान लेती हैं। पर किंगजू कहती है कि लिंगजिंग तुम्हें पीछे रह के फाइट करना है, पर लिंगजिंग कहती है मैं हेवनली सॉवरेन लेवल पे हूँ, पीछे से क्यों फाइट करूँ, आगे से फाइट करेंगे हम। किंगजू इसे समझाती है कि पीछे का जो बैरियर होता है उसे संभालना ज्यादा जरूरी है। इस दौरान लिंगजिंग अपनी माँ से पूछती है कि मॉम मूचेन कहाँ पर है, उसका न्यूज हमें अभी तक मिला नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पर यानी कि ऐसे मोमेंट्स पर हमेशा वो आगे रहता है। ज़ायो ने भी कुछ सालों में मूचेन का कोई नाम नहीं सुना था, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका नाम चल ही जाता था तबाही मचाते हुए। मूचेन के बारे में बेसिकली बहुत कम लोग जानते थे। पर इस दौरान ये एक ही साथ बोलती हैं कि टेंशन मत लो, मूचेन जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, और जब वो प्रकट होगा तो पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड ये काफी खुश हो जाएगा और शॉक्ड भी। उम्मीद है कि बस वो सफल हो जाए। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल, और कल आखिरी वीडियो होगा। मोस्टली मैं सीरीज को कल खत्म कर दूंगा क्योंकि 11 चैप्टर ही बस बचे हैं।